नमस्कार, मेरा नाम यशवंत चौधरी है और जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, भारत की स्थिति व विस्तार इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो भारत का पहले इतिहास के बारे और इसके नामकरण के बारे जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि भारत प्राचीनतम विश्व की जो प्राचीनतम संस्कृति है उसमें से एक है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता जैसे महान संस्कृति फले फूले हैं। प्राचीन काल में जब आप देखेंगे तो भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उसमें से एक महाजनपद था वो बिहार राज्य में जो अभी अवस्थित है, पश्चिमी महाजनपद। उसमें जो वैशाली जो क्षेत्र था वो पहला गणतंत्र बना था, तो इस कारण से भी ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसके साथ ही आप देखेंगे जब सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, जो सिंधु नदी इधर से जो बहती है, तो प्राचीनतम जो पर्सिया जो आधुनिक काल में ईरान जो देश है, वहाँ के रहने वाले लोग स को ह से उच्चारण करते थे। इस कारण सिंधु नदी को हिंदू नदी पुकारते थे। इस कारण से सिंधु नदी के जो पूर्ववर्ती क्षेत्र है, जो कि वर्तमान भारत है, इसे हिंदुस्तान नाम दिया गया। इसी प्रकार से जम्बूद्वीप और आर्यावर्त भी इनके नाम रहे और राजा भरत के नाम पे भारत भी इसका नाम रहा। आधुनिक काल में इंडिया कहा जाता है, ये इंडो शब्द से लिया गया है। इसी के साथ साथ हम लोग संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि इंडिया जो अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भूगोल विषय में स्थिति का अपना ही महत्व है और किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए अक्षांश, देशांतर और समुद्र तल से उसकी जो ऊंचाई होती है, इसे उच्चावच कहते हैं, इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। तो भारत की जो चौहद्दी है, जो अक्षांश विस्तार है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। लेकिन भारत का जो मुख्य भूमि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, भारतीय प्रायद्वीप, तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, ये इसका दक्षिणतम छोर है। कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये एक अंतरीप है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे यहाँ पर हिंद महासागर है, सबका मिलन यहाँ पे होता है इसके तट पे। तो जैसे जो भारत का जो देशांतर विस्तार के बारे, अब इसके बाद हम बात करते हैं। भारत का जो एकदम देशांतर विस्तार है, पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। भारत का जो उत्तरी जो छोर है उसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। भारत का जो दक्षिणतम कोना है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो कि अंडमान और निकोबार में निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का जो पश्चिमी जो छोर है वो सर क्रीक और जो एकदम पूर्वी कोना है वो आलमगीर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो बलरामपुर है, यहाँ पे जो कर्क रेखा, जो यहाँ पे आप सीधी लाल रंग से जो रेखा देख रहे हैं, ये जो गुजर रही है, तो बलरामपुर जो मतलब जिला है छत्तीसगढ़ का, यहाँ से जो मतलब क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय जो देशांतरी रेखा और आपका कर्क रेखा दोनों आपस में गुजरती है, मिलती है, मिलन स्थल है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसको IST भी कहा जाता है। तो ये ग्रीनविच जो स्टैंडर्ड टाइम है उसे 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा शायद। तो जैसे कि जो दक्षिणतम कोना है वो भी आपका आप देख रहे हैं कि वो नॉर्थ है, मतलब कि उत्तरी अक्षांश है, और जो आपका पश्चिमी कोना है वो भी पूर्वी देशांतर में आता है। पूर्वी वाला तो पूर्वी में आएगा ही। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका भी कारण है, जैसे कि आप इस पे आप ग्लोब पे आप ध्यान देंगे, पृथ्वी जो हमारा पृथ्वी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 0 डिग्री है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा, ये विश्व को 2 भागों में बांटती है बराबर समानांतर। तो जैसे जो उत्तरी इलाका है ये उत्तरी गोलार्ध और नीचे जो है आप दक्षिणी जो हिस्सा देख रहे हैं वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर में जो भी जो इलाका रहेगा तो वो सारा उत्तरी अक्षांश कहलाएगा और नीचे आपका दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। और यहाँ पे आप जो ये जो रेखा देख रहे हैं ये ग्रीनविच मानक समय है। ग्रीनविच जो कि एक शहर है, स्थान है ब्रिटेन में, वहीं से पूरे समय का निर्धारण होता है। तो जी ग्रीनविच, तो यहाँ से जो पश्चिमी वाला जो इलाका है वो पश्चिमी देशांतर, और यहाँ से जो पूर्वी जो इलाका है उसे पूर्वी देशांतर कहते हैं। तो समय के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देशांतर का उपयोग समय के निर्धारण करने में भी बहुत ही महत्व रखता है। जैसे कि 1 डिग्री में जो परिवर्तन होता है, 1 डिग्री में लगभग 4 मिनट का परिवर्तन होता है, और 1 डिग्री लगभग जो देशांतर या अक्षांश होता है लगभग 110 से 111 किलोमीटर के आसपास अंतर आ जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 0 डिग्री है यहाँ पे, ठीक ना, जो ग्रीनविच से यहाँ से आप अगर पूर्व की ओर आएंगे, ईस्ट की तरफ आएंगे, तो समय में धनात्मक परिवर्तन आता है, और जब आप ग्रीनविच से पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय में ऋणात्मक परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे जो 0 डिग्री है, भारत की स्थिति आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ये आपका कर्क रेखा आप देख रहे हैं 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो गुजर रही है, तो यहाँ पे भारत की जो स्थिति है यहाँ पे, तो यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पार हो रही है। तो 82.5 डिग्री को आप गुना कीजिएगा 4 मिनट से, तो वही लगभग 5.5 घंटे का अंतर आता है। इसीलिए जो ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है दोपहर के, तो आपका भारत में उस समय में लगभग 5:30 बजे शाम होगा। और यहाँ पे जैसे जो मानक समय होता है, तो एक देश से दूसरे देश में लगभग आधे घंटे का अंतर आना चाहिए, मतलब 7.5 डिग्री, मतलब लगभग देशांतरीय मतलब क्या होता है अंतर आना चाहिए। जैसे भारत है तो भूटान में कुछ अलग होगा, नेपाल में कुछ अलग होगा, श्रीलंका में कुछ अलग होगा, बाकी पड़ोसी देश पाकिस्तान में अलग होगा। तो जो देशांतरीय विस्तार होता है, तो आप अब यहाँ पे सोचेंगे कि इतना अंतर क्यों हो रहा है। जो भारत भी इतना विशाल, जैसे जो आपका इलाका दिख रहा है, यहाँ लगभग आप देखेंगे कि पूर्व में आपका क्या बोलते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक का आपका लगभग 3214 किलोमीटर की यहाँ पे लंबाई है, और यहाँ पे पश्चिम से लेकर पूर्व तक 2933 किलोमीटर की लगभग दूरी है। तो जब सूर्योदय यहाँ पे पूर्व से होती है, जैसे कि जापान को भी सूर्योदय का देश कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश जब सूर्योदय होगा, अब वहां से जब सूर्य जब इधर से निकलती है, तो धीरे धीरे वो तिरछी रेखा, मतलब अपनी रेखा, मतलब भूमि तल पे मतलब लगाती है। तो धीरे धीरे जब वो इस इलाके तक आती है, तो लगभग गुजरात के इलाके तक जब सूर्योदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो 2943 किलोमीटर की दूरी है, तो ये मतलब सूर्योदय यहाँ तक होने में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। इस कारण से पूरे देश में एक समय से मतलब एक समय निर्धारित किया जाता है, जिससे कि सारे जितने भी कार्यालय हैं, स्कूल है वगैरह, मतलब जितनी चीजें एक समय पे मतलब चालू है। तो इसी तरह में आप देखेंगे कि जो देशांतरी, जो बहुत बड़े देशांतरी विस्तार वाले देश होते हैं, वहां पे एक से ज्यादा भी देशांतर आपका मानक समय माना जाता है। जैसे कि रसिया में आपका 11 है, लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो हमारा जो यूरोप में जो देश है फ्रांस, वहाँ विश्व में सबसे ज्यादा मानक समय लगभग 12 मानक समय है, ये आप देख लीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका विश्व के अनेक महाद्वीपों में उनके उपनिवेश है, और उसका निर्धारण वही फ्रांस से ही, मतलब उनका जो उपनिवेश है तो वहां से शासन होता है। इस कारण से लगभग उतने सारे जो द्वीप हैं, तो उनके लिए लगभग 12 मानक समय मतलब निर्धारित किया गया है। यहाँ आप देखिएगा जो कर्क रेखा से लगभग 8 राज्य, हमारे जो भारत में जो 8 राज्य हैं, वहां से कर्क रेखा आपका गुजरती है। तो इसके लिए आप देखिएगा यहाँ पे आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपका झारखंड, और फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य से गुजरते हैं। तो इन्हें याद करना थोड़ा कठिन भी होता है, तो इसके लिए जैसे फॉर्मूला है मित्र पर गमछा झार। तो जैसे ये जो फॉर्मूला है, तो आप देखिएगा कि मित्र में मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्र से आपका त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल हो गया, र से राजस्थान हो गया, ग से आपका गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, और झा से आपका हो गया झारखंड। ठीक है, तो ये आपके 8 राज्य का ये लिस्ट है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। उसी तरह से देशांतरी रेखा लगभग 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश से यहाँ से गुजरती है, यहाँ से उत्तर प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये लिस्ट है, ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे सवाल आते हैं। अब जैसे भारत का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो पूरे विश्व में एरिया वाइज 7वें स्थान पे है। ठीक है, लेकिन ये जो पूरे विश्व में जो मतलब इसका जो प्रतिशत है लगभग 2.43% है। लेकिन यहाँ पे रहने वाली जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार 121 करोड़ लगभग, तो वो लगभग 17.5% पूरे विश्व का जनसंख्या का है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना कम क्षेत्रफल पे, मतलब पूरे विश्व का लगभग 2.5% जो क्षेत्रफल है, उसमें लगभग 17.5% विश्व के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इससे संसाधनों का कितना ज्यादा दोहन यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक पर्यावरणीय चिंता का बात है, जो जनसंख्या में जो परिवर्तन आ रहा है। इसके बाद जब आप भारत के जो सीमा का बात करेंगे, तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, तो भारत का जो स्थलीय सीमा है लगभग 15,200 किलोमीटर का है।
जैसे यहाँ पे आप गुजरात से आप शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल तक आप देखेंगे तो 15,200 किलोमीटर की सीमा है। लेकिन अब भारत का जो तटीय राज्य है, लगभग ये 9 राज्य तटीय राज्य हैं, तो यहाँ पे जो मतलब जो सीमा है, जो समुद्र से जो सीमा साझा करती है, तो लगभग ये 6100 किलोमीटर है। इसके साथ ही जो यहाँ पे आपका लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार में जितने द्वीप हैं, तो उनका जो क्षेत्रफल, उनका जो बाह्य मतलब जो सीमा को अगर मिलाकर देखा जाए तो लगभग ये 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। तो ये आपका मतलब जो सीमा है भारत का, उसके बारे में बात कर रहा था। भारत में जो 9 राज्य मतलब जो तटीय राज्य हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा है वो गुजरात राज्य का है। यहाँ पर गुजरात राज्य को देख रहे हैं स्थिति, तो वो ये टॉप पे है, लगभग 1663 किलोमीटर की इसकी सीमा है। वो सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर आता है। जैसे कि स्थल में और समुद्र में जो मतलब दूरी का जो निर्धारण होता है वो तो उसमें थोड़ा परिवर्तन है। जैसे कि स्थल में जो 1 मील होता है, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर की दूरी मापी जाती है। लेकिन समुद्र में जो 1 समुद्री मील होता है, 1 नॉटिकल माइल, 1.8 किलोमीटर मापी जाती है। तो जैसे 1 किलोमीटर, 1 मील जो मतलब स्थल में वो 1.6 किलोमीटर, और समुद्र में वही एक जो नॉटिकल माइल होती है, समुद्री मील होती है, वह 1.8 किलोमीटर होती है। तो ये जो तटीय रेखा है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में बना दे रहा हूँ, जैसे ये स्थल क्षेत्र है और ये तटीय रेखा है। तो जो तटीय रेखा होता है तो मतलब समुद्र में भी मतलब कुछ जो हिस्सा होता है समुद्री इलाका, वो उस देश का उसको उस पर अधिकार होता है। इसको भी 3 भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे कि जो 12 मील तक मतलब जो तट है, उसे 12 मील तक भी जो मतलब जो इलाका होता है वो भी हमारे जो भारत देश का ही वो इलाका मतलब माना जाएगा, प्रादेशिक क्षेत्र में ही आएगा। जो 12 मील तक का क्षेत्र रहता है जिसपे पूरा अधिकार मतलब उसी देश का होता है, जो तटीय क्षेत्र होता है। इसके बाद फिर 12 से फिर 24 मील का जो इलाका रहता है, यहाँ पे भी कुछ वित्तीय अधिकार होते हैं, जैसे साफ सफाई और फिर बाकी मछली पालन, मछुआरे लोग मतलब इस क्षेत्र पे जा सकते हैं। तो लगभग 24 मील का जो इलाका होता है, यहाँ पे भी वित्तीय अधिकार वो उस देश का होता है जो उसके एकदम करीब में होते हैं। जैसे यहाँ से 24 किलोमीटर के इलाका में भी भारत का मतलब अधिकार रहेगा। फिर जो 200 किलोमीटर, इसके बाद फिर तीसरा जो मतलब क्षेत्र है, लगभग 200 किलोमीटर तक आता है। तटीय क्षेत्र, तटीय रेखा से लेकर 200 किलोमीटर तक यहाँ भी वैज्ञानिक अनुसंधान और नए नए द्वीप जो होते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, जैसे यहाँ पारादीप में और फिर श्रीहरिकोटा में जैसे भारत ने बनाया है, तो रिकट झील है, तो वहाँ पे 200 किलोमीटर तक का इलाका जो रहता है वो भी आपका उसी देश का उस पर अधिकार रहेगा। अब जैसे कि भारत का जो ये मानचित्र है, यहाँ पे आप बहुत सारा मतलब डायग्राम देख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे खाड़ी देख रहे हैं, और ये जो इलाका है इसे भारतीय प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे जो टर्म्स है मतलब प्रायद्वीप और खाड़ी, तो इनके बीच में अंतर और मतलब इनका क्या अर्थ होता है, इसे भी जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि ये जो प्रायद्वीप है, जैसे कि आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि प्रायद्वीप वह इलाका होता है, वह स्थल क्षेत्र होता है जो 3 ओर से जल क्षेत्र से घिरा होता है। ठीक है, तो उस इलाके को प्रायद्वीप कहा जाता है। और जैसे कि खाड़ी जो होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो इलाका है 3 ओर से स्थल क्षेत्र से घिरा हुआ है, और एक ओर से जैसे हिंद महासागर है, यहाँ से आपका सागर से मतलब जल क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो खाड़ी वैसा जल क्षेत्र होता है जो 3 ओर से 3 दिशाओं से स्थल क्षेत्र से घिरा हो और एक दिशा से जल क्षेत्र से घिरा हो, वैसे इलाके को खाड़ी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मन्नार की खाड़ी देखेंगे, आप यहाँ पे आपका कैमरे की खाड़ी और आपका कच्छ की खाड़ी आप देखेंगे, खंबात की खाड़ी हो गई, कच्छ का रन भी इस इलाके में है। तो ये सब आप देख सकते हैं। समय के साथ जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है उसमें भी परिवर्तन होते रहता है। जैसे कि सन 2014 में आंध्र प्रदेश से कटकर अभी तेलंगाना अलग राज्य बना दिया गया। अभी हाल फिलहाल में अगर सांख्यिकी में अगर देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 को एक्ट पास किया गया। फिर
आर्टिकल 370 जो बहुत चर्चित था उसे निरस्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्रशासित प्रदेशों का निर्माण किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद दमन द्वीप और दादरा और नगर हवेली 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसे 26 जनवरी 2020 को दर्जा दे दिया गया, दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है, फिर जब हम यहाँ पे देखते हैं तो भारत का जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में बात करते हैं। जो भारत का स्थलीय सीमा है वो लगभग 7 देशों के साथ मिलती है और इसमें जो सबसे लंबी जो स्थल सीमा का जो रेखा है, जो बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं स्थलीय रूप में, वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश से जो मतलब हमारी जो सीमा है लगभग 4096 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा है जितने भी देशों से हम स्थल रूप में मतलब सीमा साझा करते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि जो हम अलग अलग देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, जो सीमा रेखा का नाम हम याद रखना जरूरी है, ये भी परीक्षाओं में आता है। जैसे कि मैकमोहन लाइन जो कि हम चाइना से हम लोग साझा करते हैं, तो 1914 में मैकमोहन लाइन बना था। उसके बाद डुरंड रेखा जो कि भारत का जो यहाँ पे जो इलाका है, जो कि अभी पीओके में लगभग थोड़ा सा आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत जो कश्मीर है, तो ये भारत का अफगानिस्तान से ये जो इलाका है यहाँ पे डुरंड लाइन है। उसके बाद फिर ये जो आप इलाका देख रहे हैं जो भारत का पाकिस्तान से जो मिलती है, ये जो सीमा रेखा है इसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। जो भारत के जब मतलब जो रेड क्लिफ जो थे वही मतलब ये विभाजन किए थे क्लिफ, तो 1947 में ये सीमा रेखा आपका बना। उसके बाद हम देखेंगे जैसे ये भारत है तो यहाँ पे आपका नेपाल है और यहाँ पे आपका भूटान है। तो चाइना से जो हम साझा करते हैं, तो भारत और चाइना दोनों एक बड़े देश है और एक शक्तिशाली देश भी। तो 2 शक्तिशाली देशों के बीच में ये दोनों देश जो है एक बफर स्टेट का कार्य करते हैं बीच में। यहाँ पे आपका तिब्बत है। तिब्बत मतलब एक पहले एक राष्ट्र था, लेकिन अभी वो संप्रभु राष्ट्र नहीं है। संप्रभु अर्थात मतलब आंतरिक मामलों के अलावा बाह्य मामलों में मतलब उनका अपना एक अधिकार नहीं है उस पर, मतलब ये एक तरह से मतलब चीन का वर्तमान में उपनिवेश है। ठीक है, उसके बाद जब दक्षिण में देखेंगे तो श्रीलंका से हम पाक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे जल संधि एक शब्द आया भूगोल का, तो जल संधि का अर्थ होता है कि एक संकरी जो ऐसी जल धारा, एक ऐसी जल क्षेत्र जो 2 बड़े जल क्षेत्रों को मिलाती है। जैसे कि यहाँ पे आपका अरब सागर और यहाँ पे बंगाली खाड़ी है, दोनों को मिलाने में लेके वह जल संधि होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यूरोप में देखेंगे तो जिब्राल्टर जल संधि है जो भूमध्य रेखा को अटलांटिक महासागर से मिलाती है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो द्वीपों की श्रृंखला है जिसको एडमंड ब्रिज भी बोलते हैं, एडमस ब्रिज कहा जाता है। द्वीपों की श्रृंखला जो श्रीलंका से मतलब करीब है। श्रीलंका और भारत का जो तमिलनाडु है वहाँ पे धनुषकोटी है, लगभग वहाँ से 24 किलोमीटर की दूरी में है। तो इसी के अंदर में पामन द्वीप है, एडमस ब्रिज के बीच में पामन द्वीप है। उसी के अंदर में जो महाप्रसिद्ध जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है रामेश्वरम भी पामन द्वीप के अंतर्गत ही आता है। अब जैसे हम यहाँ पे भारत की जनगणना के बारे में बात करेंगे, जो कि पिछली बार 2011 में होती है, जो हर 10 साल में होती है। तो कुल हमारी जो जनगणना में जो हमारे भारत का जो कुल पॉपुलेशन था, जो टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ के लगभग था। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा जो देश है वो ग्रामीण है और कृषि प्रधान देश है, तो इसीलिए जो ग्रामीण जो जनसंख्या है, रूरल पॉपुलेशन है, लगभग 68.8% है, जबकि अर्बन पॉपुलेशन है 31.2% है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है और नगरों में रहने वाली जो जनसंख्या है उसकी तुलना में लगभग आधी है। इसके बाद हम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे कि हर 10 वर्ष में जो जनसंख्या में जो वृद्धि का जो दर है उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरे जो हमारा देश है भारत में लगभग 17.7% है, जो 102 करोड़ थी 2001 की जनगणना में, अभी 121 करोड़ हो गई। और जो मैक्सिमम और मिनिमम मतलब जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें जो न्यूनतम और अधिकतम है दोनों नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, जो उत्तर पूर्व के राज्य है। तो यहीं पे मेघालय राज्य है, यहाँ पर 27.9% जो कि अधिकतम है और न्यूनतम ऋणात्मक में है, -0.6% आपका नागालैंड में है। तो ये ऋणात्मक में गया है जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब 2001 की तुलना में यहाँ पे जनसंख्या में कमी आई है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, जनसंख्या घनत्व का। इससे पहले जानना जरूरी है कि जनसंख्या घनत्व का क्या है। जैसे कि कोई भी क्षेत्र में जैसे 1 वर्ग किलोमीटर हो, जहाँ लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है।
तो पूरे भारत में ये लगभग 382 है। और सबसे टॉप पे मतलब पूरे देश में सभी राज्यों में बिहार हमारा ये टॉप में है। जनसंख्या आपका घनत्व में 1106 है। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है आपका अरुणाचल प्रदेश में, थोड़ा विरल राज्य है भौगोलिक दृष्टि से, लगभग यहाँ पे 17 है। तो देखा जाता है जो मतलब ये पूरा जो भारत है 382 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। तो कोई कोई क्षेत्र होंगे जहाँ पे जैसे कि आपका गंगा का या बाढ़ का मैदान है, तो यहाँ पे थोड़ा उपजाऊ भूमि है, तो ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और ज्यादा समस्या भी है। और जैसे कि जो आपका पर्वतीय इलाका, हिमालयी जो क्षेत्र के लोग रहेंगे या फिर मरुस्थल वाले जो क्षेत्र है, जहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल होता है। दैनिक दिनचर्या में बहुत सारी समस्याएं होती है, जल को लेके, भोजन को लेके। तो इस कारण यहाँ पे जनसंख्या थोड़ी विरल जनसंख्या हो जाती है, इसीलिए आंध्र प्रदेश जो सबसे न्यूनतम है 17 है। इसके बाद हम साक्षरता की बात करेंगे। तो पूरे भारत का जो साक्षरता दर है लगभग 73% है, ठीक है। उसके बाद जो मैक्सिमम जो साक्षरता दर है 94% केरल में है। केरल राज्य यहाँ पे है आपका 94% है। और मिनिमम आपका बिहार है, लगभग 61.2% बिहार है। तो साक्षरता दर और लिंगानुपात का संबंध एक साथ किया जाता है कि जो समाज ज्यादा साक्षर होगा वहां पे मतलब लिंगानुपात वहां पे ज्यादा अच्छा रहता है। मतलब साक्षर समाज में मतलब महिलाओं को समान दर्जा दिया जाता है। तो इसलिए लिंगानुपात की बात करेंगे तो जो मैक्सिमम है लिंगानुपात में जो राज्य है वो 1084 आपका केरल में है। और मिनिमम आपका 839 आपका 879 है हरियाणा में मिनिमम है। तो इसीलिए इस तरफ देखते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा साक्षर आपका केरल है, इसीलिए वहाँ पे लिंगानुपात भी सबसे अधिक है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की जो संख्या होती है उस फॉर्मूला से इसे नापा जाता है। तो ये आपका लिंगानुपात है। तो इसी प्रकार से मतलब आज का क्लास हमारा सेशन खत्म होता है। ये छोटी छोटी सामान्य जानकारियाँ थी, इसके लिए फिर आगे हम आगे फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।